चलिए तो हम शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 7, 7वां लेक्चर चल रहा है ये। अब सोचो 6 लेक्चर एकदम मस्त तरीके से हमने पढ़ लिया और ये 7वां लेक्चर है, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस मिस की हैं, ठीक है, वीडियो डेली अपलोड होता है रेगुलर यूट्यूब चैनल पे, वहां जाके देख सकते हो। और जो फॉलो कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो ये 7वां लेक्चर होने वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बहुत कुछ हमने कवर किया है। अब कुछ थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं, हम उसको भी जल्दी कवर अप करके इस चैप्टर को भी निपटाएंगे। फिर हम फर्दर नेक्स्ट यूनिट पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ फॉर जेई नीट एंड एमयू ट्रिपल ई 2024। बिल्कुल शक ना करें, ठीक है। कंटेंट जो है वो प्योरली डेडिकेटेड है एग्जाम्स को ही, तो कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्सेज को प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर मूविंग टू आवर मेन कंटेंट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम शुभम उपाध्याय, ठीक है। आई एम योर एमयू ट्रिपल ई केमिस्ट्री एजुकेटर एट एसटीबीजी एकेडमी, and also I'm a JEE main qualified candidate, and I am pursuing BTech from one of the prestigious institute of Abdul Kalam Technical University, that is IET Lucknow, ठीक है। तो अभी तक तो आप सभी मेरे को जान चुके होंगे। तो ये सारी बातें जो है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर से, लेक्चर 1 से चली आ रही है, और सबका नोट देखो कंबाइन ही मिलता है, ठीक है। मैं अलग अलग ऐसे अलग लेक्चर के नोट्स नहीं बनाता हूँ, ऐसे कंबाइन रहता है। तो अगर किसी एक को भी डायरेक्टली भेजना होगा तो मैं सीधे पूरे नोट्स को भेज दूंगा, इसीलिए, ठीक है। सो ये सब कुछ जो है ये आपके नोट्स में है, मैंने आपको दे भी रखा है, ठीक है। और ये सब कुछ जो है अगर आप नोट डाउन भी करते चले, जिनके पास नोट्स नहीं पहुंच रहा है तो भी ज़्यादा सही रहेगा। तो ये सब हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह ये सब हो चुका है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट जितने भी थे सारे के सारे, ठीक है। तो आइए थोड़ा एंगेजमेंट चेक कर ले क्लास में, ठीक है। वीडियो और पीडीएफ टाइम पर अपलोड करते हैं, थैंक्स भैया। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं क्लासेस आपकी टाइम पे आज 7:15 पे एंड करूँगा, डोंट वरी। चलिए, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये सब हो चुका था एकदम। एक पीछे थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, जल्दी से चलते हैं, एक सेकेंड। आइए हम जो है लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था बोहर एटॉमिक मॉडल, याद है। तो फिर बोहर एटॉमिक मॉडल में हमने इसके सारे पहले पोस्टुलेट पढ़े ढंग से, और उसके बाद हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके रेडियस डिफाइन किया था एटम का, ठीक है। nth ऑर्बिट का रेडियस है ना एटम्स का, सो वो हमने निकाल लिया था। और वो एक बहुत बड़ा अच्छा खासा एक्सप्रेशन था जो था n² h² अपॉन kz² अपॉन 4π²m। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें वेरिएबल वाली चीज़ें, मतलब जो चीज़ें बदल रही हैं उसको आप अलग मार दीजिए, और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ रख लीजिए। सो जब मैंने कांस्टेंट को एक साथ पुटअप किया और वेरिएबल को अलग किया, तो कांस्टेंट की वैल्यू को पुटअप करके हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट हमको मिला जो था 0.59 n² एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में आता है, तो इससे हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने कल के लिए कर रखी है, ठीक है। अब देखो, अब आज का जो सेशन है उसको थोड़ा ध्यान से समझो, मजा भी आएगा। और आज मैं और भी आगे एक्सटेंड करूंगा कि बोहर के उन्हीं पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके आगे और कौन कौन सी चीजें जो है वो हमको आज लेक्चर में पढ़नी है। अच्छा, काम की बात क्या है पहले ये समझ लो। देखो, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट तो हमने निकाल लिया है भैया, और ये वो क्या था, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या था भाई, वो है जिसको मैं स्मॉल आर से लिखता हूँ, वो है 0.59 n² z। और ये जो है ये बेसिकली क्या है, एंगस्ट्रॉम में आता है ना। अच्छा, अगर मैं रेडियस रेशियो पूछ दूं तो, क्योंकि कई बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। मान लो मैं दो एटम के लिए आपसे रेडियस रेशियो पूछ दूं nth ऑर्बिट का। सो अगर मैं पहले वाले एटम की रेडियस को r1 बोलता हूँ, दूसरे एटम की रेडियस को r2 बोलता हूँ, सो अगर मैं r1 अपॉन r2 आपसे पूछूं तो कितना सिंपल है, क्या है भाई, आओ देखो। अगर मैं r1 अपॉन r2 आपसे पूछता हूँ तो एक्सप्रेशन में क्या है, r का एक्सप्रेशन है 0.59 n²/z। तो अगर मैं r1 लिखूंगा, सो दिस विल बी 0.59 n1² अपॉन z1² डिवाइडेड बाई, सिमिलरली r2 के लिए 0.59 n2 का स्क्वायर अपॉन, अच्छा नीचे स्क्वायर नहीं है तो z1 ही रखो, मैंने गलती से स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। नीचे क्या हो जाएगा z2। अभी देखो क्योंकि 0.59 तो कांस्टेंट है, सो डायरेक्टली जो रेडियस का क्वेश्चन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स में है, सो दिस विल बी n1² अपॉन
n2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई z2 अपॉन z1। क्लियर है? सो ये डायरेक्टली आप एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए डायरेक्टली एक फार्मूला याद रख सकते हैं रेडियस के रेशियो का। ठीक है, रेडियस के रेशियो का मैं ढंग से लिख देता हूँ। तो रेडियस का रेशियो, अगर मैं दो एटम के लिए R1 एंड R2 डिफाइन कर रहा हूँ तो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R1 बाई R2 इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई Z2 बाई Z1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए बताएंगे टेस्ट वेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, सो ये था आपका रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी nth ऑर्बिट के लिए। अब इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैं आपको बताने चाहता हूँ, उसके बाद ये रेडियस वाला जो एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। फिर हम फटाक से आगे बढ़ेंगे किधर, हमारे वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि रेडियस के बाद जो बोर ने डिफाइन किया अपने पोस्टुलेट की हेल्प से, वो डिफाइन किया वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और एक सेकेंड, स्लाइड खत्म हो गई है तो स्लाइड को मैं नया ऐड कर लेता हूँ, डोंट वरी। ये सब बोहर एटॉमिक मॉडल है और वो बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके हम सब कुछ डिफाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ गए भाई, ये रहा। हाँ, सो मैं एक ही साइड और सारी स्लाइड कॉपी कर देता हूँ। चलिए, अब काम की बात यह है कि कई बार एग्जाम में आपके लिए ग्राफ भी दे दी जाती है और डिटरमाइन करना होता है। तो अभी हम ग्राफ देखेंगे किसके किसके बीच, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट एंड तुम्हारे n स्क्वायर बाई z वाले एक्सप्रेशन में समझ लो। अच्छा चलो, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट का ग्राफ ऐसे ही देख लो पहले। इसमें मैं कई डिफरेंट केसेस करा दूंगा, अगर डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा तुमको। देखो क्या रेडियस का एक्सप्रेशन क्या है, रेडियस का एक्सप्रेशन कितना है, 0.59 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई z। सो ये है, इसको मैं अगर स्मॉल आर से डिनोट करूं, सो ये हमारा एक्सप्रेशन। अब ग्राफ जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स बनता है। जैसे r के एक्सप्रेशन में 0.59 n स्क्वायर बाई z है। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं कल मल्टीपल केसेस में तुमको ग्राफ करा देता हूं। इसमें ग्राफ बेसिकली बनाते हैं, n स्क्वायर और z दो वेरिएबल क्वांटिटी है। सो किसी एक को हम कांस्टेंट मानेंगे और किसी एक को कांस्टेंट मान के उसके रिस्पेक्ट में ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि n को जो है अभी फिलहाल के लिए कीपिंग n कांस्टेंट, अगर मैं n को, मतलब जो तुम्हारा सेल नंबर है उसको अगर मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, सो जो होल एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 0.59 एक कांस्टेंट, n को मैंने कांस्टेंट मान लिया। सो साथ साथ हमको ये दिख रहा है कि जैसे ही आप n को कांस्टेंट मानोगे, सो r जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा z के। हाँ बिल्कुल। तो अगर इस केस में मैं तुमसे ग्राफ ड्रॉ करा लूं, किसका, r वर्सेस z का, है ना, मैंने किसको कांस्टेंट किया, दो वेरिएबल क्वांटिटी थी रेडियस के एक्सप्रेशन में, एक n था एक z था। तो मैं बारी बारी से दोनों को कांस्टेंट करूंगा। अभी मैंने n को कांस्टेंट किया, तो जैसे ही मैंने n को कांस्टेंट किया तो 0.59 तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, n भी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, तो जो हमारा r है वो इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा z से। अब कितना सिंपल है, अगर मैं r वर्सेस z का ग्राफ खींच दूं, सो ग्राफ खींचने के लिए मैं दो एक्सेस डिफाइन कर लेता हूं। सो लेट्स से ये हमारी क्या हो गई, y एक्सेस, और ये हमारी हो गई x एक्सेस। ठीक है, अब अगर मैं y एक्सिस पे r को रखता हूँ और x एक्सिस पे z को रखता हूँ, तो तुम सोचो कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। सो क्या ये तुमको y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x नहीं दिख रहा है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ सबको पता है यार, सब पढ़ गया है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो r वर्सेस z का जो ग्राफ होगा वो बेसिकली ऐसा ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? ये था पहला ग्राफ। क्लियर है? आओ चेक करते हैं। क्लियर है, बोलो क्लियर है? अभी तक क्लियर है कि ये r वर्सेस z का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे आया? मैंने n को कांस्टेंट माना है, तो दोनों एक्सप्रेशन में एक बार n को मान लिया अभी। अब अगले वाले में मैं क्या करता हूँ, z को मान लूंगा, तो मैं तुमसे r वर्सेस n का ग्राफ पूछ लूंगा, है ना। चलिए, ये पहला ग्राफ था। सिमिलरली दूसरा ग्राफ बनाते हैं। अब दूसरे ग्राफ में हम क्या करेंगे, दूसरे ग्राफ में हम करेंगे, क्योंकि रेडियस का एक्सप्रेशन कितना है,
0.59 n स्क्वायर बाई जेड है। अब इस बार क्या करो ना, जेड को कांस्टेंट कर दो। सो इस केस में दो ग्राफ बनेंगे। अब इसमें भी पहला ग्राफ किसके किसके बीच, अगर मैं ग्राफ खींचता हूं आर वर्सेस एन का, किसका, आर वर्सेस एन का ग्राफ खींचता हूं, इसमें भी दो ग्राफ बनेंगे। किसके किसके बीच, आर वर्सेस एन का। सो अगर मैं आर वर्सेस एन का ग्राफ तुमसे खींचता हूं, अब क्योंकि मैंने जेड को मान लिया कांस्टेंट, तो जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 0.59 कांस्टेंट, और जेड को मान लिया कांस्टेंट। इट मींस जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में जो आर है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन स्क्वायर के। साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल ये वाला केस हो जाएगा। अब अगर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, क्योंकि नीचे जो है वो मेरा फिगर आ रहा होगा इसलिए मैं यहां बना लेता हूं, तो जो सेकंड का ए वाला ग्राफ है जिसमें हमने क्या बोला अभी कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, लेकिन हमने क्या बोला कि हम तो r वर्सेस n का ग्राफ खींचेंगे, लेकिन यहां तो n स्क्वायर है। सो इसके लिए अगर मैं दो एक्सेस बना लूँ अभी आपकी, अगर मैं इसमें r रखता हूं और इस बार मैं इसमें n रखता हूं, n स्क्वायर नहीं n, सो ये बताओ क्या ये तुमको ऐसा दिख रहा है, अगर r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, तो क्या इसको तुम समझ सकते हो कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और इसका ग्राफ कैसा होता है भाई, बताओ। अरे सबको पता है, ऐसे पैराबोलिक ग्राफ होगी। पैराबोलिक ग्राफ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। सो मैंने y में एक्स एक्सिस पे r को रखा, एक्स एक्सिस पे n को रखा, लेकिन 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 एक्सप्रेशन में तो r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर है ना, मैंने n लिया है, मैंने किसका ग्राफ लिया है, r वर्सेस n लिया है, इसीलिए ये एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा। ठीक है, जिसका माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इसको बोलते हैं पैराबोलिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ये पैराबोलिक ग्राफ है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड नेचर है ग्राफ का। ठीक है, सिमिलरली अब इसके अंदर बी पार्ट भी बनाया जा सकता है। कैसे, अगर मैं तुमसे ग्राफ खींचने को कह दूं, इस बार आर नहीं, इस बार आर वर्सेस एन नहीं, इस बार आर वर्सेस एन स्क्वायर का खींचो। क्या बोला मैंने, आर वर्सेस एन स्क्वायर। सो इस केस में भी जो आर है वो एन स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर फिर से मैं दो एक्सिस बना दूं, अब इस बार एक्सिस पे एन नहीं एन स्क्वायर होगा, तो अगर मैं ऐसे ही दो एक्सिस यहां बना दूं, नीचे दिख रहा होगा सबको, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही एक्सिस नीचे से डिफाइन कर दूं, सो इस बार जो ग्राफ खींचूंगा मैं किसी से बीच खींचूंगा, आर वर्सेस एन स्क्वायर। अब आर वर्सेस एन स्क्वायर, तो ये साफ साफ दिख रहा है एन स्क्वायर तुम्हारी कहाँ है, एन स्क्वायर तुम्हारी एक्स एक्सिस पे है और आर है वाई एक्सिस पे, तो क्या ये तुमको वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं दिख रहा है। अब ये तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, इट मीन्स ये कैसा है, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या बात है सर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो थर्ड नेचर का जो ग्राफ होगा वो उसका नेचर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ध्यान देना, मैंने n स्क्वायर का ग्राफ खींचा है इसलिए यहाँ स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन यहाँ मैंने n का ग्राफ खींचा था इसलिए यहाँ पैराबोलिक ग्राफ आया था, जिसका माउथ जो है वो ओपन हो रहा था। क्लियर है, मैंने तुमको सारे ग्राफ की केसेस करा दिए। बेसिक्स क्लियर नहीं है इसलिए समझ नहीं आया जैनुल खान, और सबको समझ आया। मैंने एन स्क्वायर को एक्स एक्सिस पे एन स्क्वायर ना लेके एक्स एक्सिस मैंने सिर्फ एन को पुट किया है, जो एन की जगह एक्स से रिप्लेस करोगे तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। मैंने एक्स एक्सिस पे एन स्क्वायर ना लेके सिर्फ एन लिया है, इसीलिए उसका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक आया। लेकिन एक बार दोबारा मैंने एक्स एक्सिस पे एन स्क्वायर पूरे को उठा लिया, समझ रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो इस चीज को। ये जो एन स्क्वायर था पीछे, तो मैंने इस पूरे एन स्क्वायर को एक्स नहीं माना है, एन को एक्स माना है, इसीलिए आर वर्सेस एन का ग्राफ था सिर्फ, इसलिए पैराबोलिक ग्राफ आया। एन की जगह एक्स पुट करोगे तो वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ होता है। नेचर पढ़ो ना ग्राफ का, नहीं पढ़े हो तो फिर ये इसका तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो बेसिक जिसको क्लियर होता है वो समझ जाता है अपने आप। ठीक है,
तो अब ये तुम्हारे संदीप सर का डिपार्टमेंट है, तो उनसे बात करो, उनसे देखो कि सर क्या कैसे पढ़ाए, सारे ग्राफ का नेचर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। चलो, हो गया ये। तो z कांस्टेंट हो गया, x कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इस इतने तरह के ग्राफ ड्रॉ हो सकते हैं तुम्हारे, एक इधर हो गया पीछे, और दो इधर भी ड्रॉ कर दिए गए, ठीक है। क्लियर? चलिए चलिए चलिए, तो ये रेडियस का एक्सप्रेशन जो होता है उसकी होती है यहाँ समाप्ति। अब रेडियस के एक्सप्रेशन के बाद बोहर ने बारी दी किसकी? वेलोसिटी निकालने की। तो रेडियस की पूरी पूरी बातें हो गई, पूरा एक्सप्रेशन, उसके पूरे ग्राफ्स, फिर कांस्टेंट करके मैंने इन को कांस्टेंट लिया, फिर एक बार जेड को कांस्टेंट लिया, फिर जितने तरह ग्राफ ड्रॉ किए जा सकते हैं उसके एक्सप्रेशन से मैंने उन सारे ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, nth ऑर्बिट की। सो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। अब वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के लिए जो एक्सप्रेशन है, अब उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट के लिए कैसे बोर के पोस्टुलेट के हेल्प थ्रू से हमने वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन कैसे निकाला, ठीक है। सो मैं तुमको बताया था कि दो ही पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन कौन से, आइए लिखते हैं। पहला हमको पता है, एज वी नो दैट mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू k z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, जिसको हमने क्या लिखा था बाद में, फिर लिखा था mb इज इक्वल्स टू k z स्क्वायर अपॉन r, याद है कल वाले लेक्चर में। और दूसरा पोस्टुलेट क्या था, एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये भी याद होगा सबको, है ना, ये भी याद होगा। अब देखो, पिछले वाले एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था, v को निकाला था, ये सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सो पिछले वाला जब हमको रेडियस का एक्सप्रेशन चाहिए था, तो हमने वेलोसिटी को अलग किया था, याद है, आइसोलेट किया था, है ना। वेलोसिटी को हमने पीछे सब्स्टिट्यूट किया था, देखो हमने क्या किया था, वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया था, देखो v को हमने इस साइड रखा था, बाकी सबको नीचे भेज दिया था। अब इसमें सेकंड इक्वेशन को फिर से पकड़िए, फ्रॉम इक्वेशन 2, इस बार वेलोसिटी को ना करके रेडियस को रखिए। तो जब आप रेडियस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एम बी नीचे चले जाएगा, यहां से एम वी नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी एन एच अपॉन 2 पाई m इंटू वी। क्लियर है? चलिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को उठाइए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, बस खेल खत्म। सो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट, मतलब जहां r है उस r की जगह क्या लिख दीजिए भाई, उस r की जगह आप ये पुट कर दीजिए nh अपॉन 2 पाई mb। सो इक्वेशन 3 क्या था, mb स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपॉन r की जगह मैं क्या पुट कर दूं, nh, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पाई m इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो एम बी वाले है, इससे एक एम बी कट गया ना जी। सो यहाँ क्या हो जाएगा, m इंटू वी के जेड स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 पाई अपॉन n इंटू एच। सो अब यहां से सोचो कि सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इस चीज को लेके जाता हूं। अगर मैं सिर्फ इस वाले टर्म से वेलोसिटी चाहिए तो m को नीचे भेज दूंगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, तुम्हारा एक्सप्रेशन कितना आया था, एम वी इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर एच इंटू 2 पाई अपॉन, नीचे कितना था, नहीं नीचे एन एच था, एच ऊपर नहीं था, ठीक है, नीचे कितना था एन एच और ऊपर था 2 पाई, यही है एक्सप्रेशन। अब क्योंकि हमको सिर्फ भी चाहिए, सो m को भेज दीजिए नीचे, मतलब के जेड स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच एम बी। क्लियर है? के जेड स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच एम बी। सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द nth ऑर्बिट। देन velocity of the nth orbit is given by velocity of the nth orbit, क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी के जेड स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच एम इंटू वी। क्लियर? क्लियर? तो अरे एम वी कैसे होगा, मैं भी क्या करता हूँ यार, भूल गया था क्या मैं, एक एम बी से एम तो एम कट जाएगा ना पूरा, सिर्फ एक भी बचेगा, सॉरी ये सिर्फ भी बचेगा, ठीक है। सो इस एम को यहाँ से उड़ा दो, अब डायरेक्टली एक्सप्रेशन आ गया, अब तो कोई झंझट ही नहीं है इसमें, कोई एम भेजने की जरूरत नहीं है, एम जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है, ये एम खत्म हो चुका है, एन एच
ठीक है, और भी जो है यही हो जाएगा, इसको हटा दो। मैं भी क्या करता हूँ यार, दो दो बार लिख दिया। मैं समझा कि एम एम स्क्वायर भी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, इट्स माई बैड, डोंट कंफ्यूज। देखो यहाँ से कटेगा ना, एम से एम कट गया, भी से एक भी कट गया, तो भी तो ऑलरेडी बचा हुआ है, तो यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी को मैंने दोबारा बस वापस लिख दिया इधर। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ से एम हटा दीजिए। ठीक है, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा वेलोसिटी का। ठीक, चलिए, समझ आया। ये एम से एम कट गया और वी स्क्वायर था तो एक भी बच गया ना, इसीलिए मैं गलती से उसको डबल मान लिया था, इसीलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताओ। क्लियर है? हाँ, एम भी नहीं होगा सर, हाँ हाँ, देख लिए देख लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अभी अभी बताओ, अभी क्लियर है, अभी समझ आया। के इज रेडी स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच, ठीक है। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए, अब वही सेम चीज करेंगे अभी, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं याद रखना है सर हमको। सवाल ले लो, फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या होगा भाई। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए होगा, तो देखो फिर से z और n तो यार हमेशा वेरिएबल होंगे, क्यों? क्योंकि z है एटॉमिक नंबर, तो डिफरेंट एटम के लिए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, और n जो है वो डिफरेंट शेल नंबर है। सो यार हमेशा क्या करो ना, n और z दिखे ना, उसको पहले ही अलग निकाल लो। सो अगर मैं k e स्क्वायर 2 पाई और नीचे h को अलग कर दूं, सो इधर एक्सप्रेशन क्या बचेगा, z बाई एन। अब ये पूरे के पूरे तो कांस्टेंट है, क्यों भाई? क्योंकि k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ e 1.6 इंटू 10⁻⁻19। h ये कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। और 2 पाई तो ऑलरेडी है कांस्टेंट है। सो इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट एन आंसर 2.18 इंटू 10⁻6। 2.18 इंटू 10⁻6। तो आप इस पूरे की जगह फाइनल, अगर मैं यहां से एक वेलोसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन लिखूं जो आपको एग्जाम के लिए याद करना है, सो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6, और z बाई एन तो बचा हुआ है ना, तो z बाई एन हमारा बचा रहेगा वैसे ही। क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से बता दो। सब इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करोगे, सो इसके ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच, इन सब की वैल्यू का आंसर आएगा 2.18 ठीक है, ठीक ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर, समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। आइए, अब सेम चीज, अब ग्राफ पूछी जा सकती है, सो इसमें भी ग्राफ के नेचर ड्रॉ करेंगे हम। तो अब हम थोड़ा फिर से ग्राफ देखते हैं, फटाफट निपटाते हैं, ठीक है। ग्राफ्स क्या हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ एन एट ऑर्बिट, इसका ग्राफ। अब एक्सप्रेशन जो आया हमारा वेलोसिटी का, वो क्या आया सॉल्व वॉल्व करके, सो वो आया था सर जी 2.18। जल्दी से करते हैं, 2.18 इंटू 10⁻6, ऊपर था z, नीचे था n। इस बार देखो ऊपर z हो गया, n नीचे हो गया, तो कंफ्यूज ना होने का, याद रखिएगा एक्सप्रेशन को। अब अगर मैं तुमसे ग्राफ पूछता हूं, तो अब तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अगर मैं पहला ग्राफ पूछूं जिसमें मैंने क्या किया, कीपिंग z कांस्टेंट। अब अगर मैं इस केस में z को कांस्टेंट कर देता हूं, तो जब z को कांस्टेंट कर दूंगा, तो इस केस में जो वेलोसिटी यानी v वर्सेस किसका, z को कांस्टेंट कर दिया, तो n बचेगा, तो v वर्सेस n का जो ग्राफ खींचा जाएगा, वो ग्राफ का नेचर क्या होता है। आइए, ये हमारी वर्टिकल एक्सिस, दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अगर मैं इस केस में, अगर मैं y एक्सिस पे v ले लेता हूँ और x एक्सिस पे n ले लेता हूँ, तो अब तो सिंपली दिख रहा है कि z को जैसे मैंने कांस्टेंट पकड़ा, सो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में 1/n हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दिस इज n, ओके, दिस इज n, एक सेकेंड, दिस इज n। तो अब तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है भाई, एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, और जब इनवर्सली रिलेटेड होता है तो भाई हमने पीछे पड़ा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो फटाक से बिना आंख बंद किए, अब भी याद रख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ ऐसे ही बनता है, ठीक है। सो ये था पहला ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ में इसमें दो ही तरह के ग्राफ बन सकते हैं, क्या भाई,
कीपिंग, इस बार z को कांस्टेंट किया था, अब अगली बार क्या करो, n को कांस्टेंट कर दो। तो जैसे ही आप n को कांस्टेंट करोगे तो एक्सप्रेशन, मतलब मैं ग्राफ खींचूंगा किसी किसके बीच, v वर्सेस ये वेलोसिटी है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस, अगर देखो n को कांस्टेंट कर दिया तो वेलोसिटी वर्सेस z का ग्राफ हो जाएगा। सो अब अगर इस केस में मैं तुमसे वेलोसिटी और z का ग्राफ पूछूंगा, सो कितना सिंपल है ना यार। देखो अगर मैं इधर वेलोसिटी रख दूं और इधर मैं z को रख दूं, सो अब इस बार देखोगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कि ये जो है ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि जो ही आप किसको कांस्टेंट करोगे, जो ही आप n को कांस्टेंट करोगे, तो n कांस्टेंट हो गया तो z है ऊपर, इट मीन जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी z के। और अभी अभी पीछे ही हमने बताया है और देखा भी है अभी हमने कि जो वेलोसिटी और z का ग्राफ है वो होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सीधा एकदम, ठीक है। ठीक है, सो ये जो है ये बेसिकली क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और ये क्या है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, इधर n है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा इस केस में भी ग्राफ का नेचर। थोड़ा नीचे लिखिए सर, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, टॉपिक अच्छे समझ आते हैं ऐसे, ठीक है। कराएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, चैप्टर के एंड में ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। चैप्टर एंड होगा उस दिन, एक ही बार लाएंगे 10-12 क्वेश्चन, वो पूरा एक सेशन उसके लिए होगा, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए होगा, डोंट वरी। तो पूरा एक सेशन क्वेश्चन के लिए लाएंगे, उस पर एक एक क्वेश्चन में 10-12-15 सवाल सॉल्व करेंगे अच्छे से, फिर वो कॉन्सेप्ट, और सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लूंगा, सारे कॉन्सेप्ट जितने इसमें यूज हो, मतलब जितने से सवाल बनते हैं सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लूंगा, आपको करा दूंगा, आपका डन, सब कुछ क्लियर, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ये हो गई वेलोसिटी की बातें। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और चीज नोट कर लो इसमें अंदर, अगर मैं तुमसे वेलोसिटी का रेशियो पूछूं तो ये भी तो सिंपल है यार। अगर मैं कहता हूं कि किसी एक एटम की वेलोसिटी v1 दूसरे की v2, सो मैं तुमसे पूछूं कि v1 बाई v2, सो अब तो समझ गए होगे v1 बाई v2 को डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि z बाई n है तो इस बार क्या हो जाएगा z1 अपॉन z2, और जो नीचे होता है ना वो उल्टा हो जाता है तो ऊपर हो जाएगा n2 अपॉन n1, ठीक है। जहां कहीं लिखा नहीं हूं बट आओ अब यहां लिख देता हूं, जहां z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर को, क्लियर। चलिए, सो ये थी आपकी वेलोसिटी की भी रेशियो, ठीक। अब रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब क्या पूछा जाता है, अब देखो जनरली पूछा जाता है थोड़ा जेई वगैरह में या फिर नीट में भी कई बार पूछा जाता है, अब पूछा जाता है ना टाइम पीरियड से रिलेटेड सवाल, है ना। सो पूछता है कि टाइम पीरियड ऑफ, बताओ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कई बार टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पूछ सकता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल टी। अब याद है जब मैं वेव वेव तुमको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि टाइम और टाइम पीरियड दोनों अलग अलग टर्म है। अब वेव के टर्म में अगर मैं कहूं, अगर मैं टाइम पीरियड डिफाइन करूं तो मैं क्या बोला था कि एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, इट मीन्स यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा कि एक रिवोल्यूशन में, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और इस ऑर्बिट में, मतलब इस शेल नंबर में वो जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो चक्कर मार रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से चल के वापस इसी पॉइंट पे एक चक्कर मारने में, एक रिवोल्यूशन मारने में जितना भी समय लगेगा उसी को तो हम टाइम पीरियड बोलेंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया, वन रिवोल्यूशन में जो टाइम टेकन है वही कैपिटल टी हो जाएगा। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम पीरियड को। और यहाँ बोला भी गया है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना समय लग रहा है वो हमको निकालना है। अब क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अच्छा सबने ये चीज तो पढ़ी है ना कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो स्पीड को मैं v लिख देता हूं। अब ये भी वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ। हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये तो सबने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहां से टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब ये बताओ कि जो टाइम है यहाँ वो टाइम पीरियड है, पहले वाला टाइम नहीं है।
और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो एक रिवोल्यूशन, अगर वेव के लिए क्या था तो एक साइकिल हो जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन में अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक रिवोल्यूशन का डिस्टेंस लिखो, सो किसी भी सर्कल का रेडियस अगर आर है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2πr होता है। सो मैं एक रेवोल्यूशन के डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ 2πr, और नीचे स्पीड को मैं v से डिनोट कर दे रहा हूँ, मतलब वेलोसिटी डिनोट कर दे रहा हूँ। बताओ, हो सकता है? बोलो। बिल्कुल लिखा जा सकता है, यानी 2πr/v। अब कुछ करना ही नहीं है, क्यों भाई? क्योंकि 2π और रेडियस का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, कितना होता है 0.59 n²/z। पढ़ा है? याद करो, सबने पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं यार, रेडियस का एक्सप्रेशन n²/z। और नीचे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी पढ़ के आ रहे हैं 2.18, पीछे ही तो है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, 2.18 इंटू 10⁶, और ये कितना था, z/n था। याद है? पीछे देखो, z/n। अब जैसे ही आप इस पूरे टर्म को पाई के वैल्यू 3.14 और काटो छाटोगे, सो टाइम पीरियड का भी एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो अब ये n जो है वो ऊपर चले जाएगा, n क्या है देखो ऊपर चले जाएगा, z है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स एक और एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, और इसकी वैल्यू होती है 1.52 इंटू 10⁻⁻16 इंटू कितना हो जाएगा, n² नहीं, n ऊपर जाएगा तो n² ऑलरेडी है, तो ये n³ हो जाएगा और ये z² हो जाएगा। बोलो, ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ माइनस होता है कि प्लस होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नेट से भी जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक, वैल्यू याद है लेकिन उसमें माइनस था कि प्लस था ये याद नहीं है मेरे को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। बट बाय द वे यहाँ जो होता है वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जब आप खुद भी सॉल्व करेंगे तो n³ अपॉन z² ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये z ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, n³ अपॉन z²। सो ये फाइनल आपका एक टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन भी आ गया। बताओ, क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? चलो माइनस ही है, चलो ठीक है। क्लियर है? बताओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थॉट। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए ना। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया, n³ अपॉन z²। हम्म हम्म बता दो। और क्योंकि टाइम पीरियड है इसलिए क्या लग जाएगा, यूनिट क्या है, यूनिट तो हमेशा सेकेंड ही रहता है। पीछे छिप गया है क्या? ओहो, पीछे तो नहीं छिपा है ना? अरे रे रे, पीछे तो नहीं छिपा है ना, दिख रहा है ना? ओहो, मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे छिपा तो नहीं है ना? ओह शिट, -50, अरे 16 था, 16 एक्सप्रेशन में 16 होता है, -16 नहीं होता है। ठीक है, चलो 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 बताओ, ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। ये समझ आया? क्लियर है? देख रहा है, समझ आया ना? ठीक, चलिए 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 चलिए, ठीक है। चलिए, तो ये समझ आ गया होगा आपको कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, टाइम पीरियड का रेशियो पूछ ले तो कुछ नहीं सर, कर ला लेंगे। आओ, तो मैं थोड़ा एक थे यहाँ स्लाइड जो है उसको ऐड कर दूँ, एक सेकेंड। अरे अच्छा, चलो ऊपर वाले को ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमसे टाइम पीरियड का रेशियो पूछ दे तो कोई बात नहीं सर, निकाल तो लेंगे। यानी टाइम पीरियड का रेशियो पूछ दे तो, सो अगर एक को T1 लग रहा है, दूसरे को T2 लग रहा है, तो T1/T2 क्या हो जाएगा? अब तो सबको पता है भाई, ऊपर है n³, नीचे है z²। सो n1³ अपॉन n2³ मल्टीप्लाई बाई z2² अपॉन z1², उल्टा काम हो जाएगा। सो ये आपका टाइम पीरियड का रेशियो हो गया। क्या बात है यार, हो गया ना जी? हम्म अब देखो, अब होता क्या है कई बार, और अदर पर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाने के लिए करेगा क्या, टाइम पीरियड तो आपसे निकलवा देगा, उसमें एडिशनली क्या करता है, टाइम पीरियड कॉमा करके दो आंसर दे देगा। ऑप्शंस में क्या करेगा, दो आंसर दे देगा। अब दो दूसरा आंसर होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो पूछता है फाइंड आउट द टाइम पीरियड एंड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। सो अब तो बहुत सिंपल है यार, अगर मैं तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 टाइम पीरियड होता है, ये तो सबने पढ़ा है। तो अब करना क्या है यार, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उल्टा तो कर दो। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी वो हो जाएगी 1 कितना आया था 1.52 इंटू 10⁻⁻16, ऊपर आया था n³ अपॉन z², तो ये काम हो जाएगा उल्टा। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1/152 इंटू 10⁻⁻16, ये बस एडिशनली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा z² अपॉन n³। अब आप 1/1.5 को थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर लीजिएगा। अगर एक्सप्रेशन को याद करना है तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर से जल्दी से कर भी देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कर लो, एक सेकेंड, फ़ोन कहाँ है मेरा। तो आप इसको कर लो 1/1.52, ठीक है। सो ये बेसिकली हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0.657 और 10⁻16 ऊपर चली जाएगी तो 10⁻16 z² अपॉन n³, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी का एक एक्सप्रेशन। देखो मैंने कितना डेप्थ में तुमको कराया है सब कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देख के क्या पता लग रहा है, देख के पता लग रहा है कि सर ये तो कांस्टेंट है, सो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z² के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n³ के, जहां z और n क्या है सबको पता है, z एटॉमिक नंबर और n है शेल नंबर। एकदम डेप्थ में निचोड़ के हमने सारा सारा का सारा एक्सप्रेशन को देख लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी साथ ही साथ टाइम पीरियड भी। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताओ, क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी है? नहीं होगी, ठीक है, बहुत आराम आराम से पढ़ा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बता दो, नहीं है, सबको क्लियर है? अरे यार और लोग भी तो एंगेजमेंट दिखाओ क्लास में, कुछ बच्चे बोलते हैं और बोलते ही नहीं है, और को नहीं समझ आता है क्या? चलिए चलिए चलिए, क्लियर है। चलिए अब अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ये पढ़ा। अभी एनर्जी की बात होती है ना, क्योंकि असली चीज तो वही है, क्योंकि भाई बोर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या बोला था कि स्टेशनरी ऑर्बिट उनकी एनर्जी। तो यार अगर कोई हमसे पूछे कि n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए, n=4 के लिए, n=इनफाइनाइट के लिए कैसे एनर्जी निकालोगे? बताओ तो सही कितनी एनर्जी होगी। बड़ा तुम बोर का मॉडल पढ़ के आए हो, बोर के हिसाब से तुम बोले कि ऑर्बिट की एनर्जी स्टेशनरी है, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाएगा, फिक्स एनर्जी होगी। कितनी होगी भाई? 1 2 3 4, मैं तुम्हें पूछूं कितनी होगी तो पता करना पड़ेगा ना। तो आइए पता करते हैं। तो सर बोर ने अपनी अब एनर्जी की बातें की, तो अब एनर्जी जो होगी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वो कैसे निकालेंगे, आइए वो समझते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है इसी के अंदर, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं कैपिटल ई लिखता हूँ, ठीक है। ठीक, अच्छा 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 अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ क्या, आओ देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और बोर के हिसाब से मैं एक ऑर्बिट बना देता हूँ। परफेक्ट सर्कल नहीं बने उसकी, उसलिए मेरे को माफ़ करना, ठीक है। कोशिश करता हूँ बट बन नहीं पाता है, चलो ठीक है। तो अगर ये हमारी एक ऑर्बिट है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी। पहला सवाल सिंपल तो यही है कि कौन कौन सी एनर्जी होगी आखिर, क्योंकि एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सो ये किन किन एनर्जी को पोजेस कर रहा होगा। तो पहली चीज तो सबको पता है कि पहली चीज ये मूव कर रहा है सर, इट मीन्स पक्का इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है। मैं बोला हाँ भाई ठीक बोले, अच्छा बोले, सही बोले, चलो देख के पता लग रहा है काइनेटिक एनर्जी है। अब कोई बढ़िया और कोई शानदार बच्चा होगा ना, कोई तेज बच्चा होगा ना, तो वो बोलेगा कि सर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो मैं उसको बोलूंगा बहुत अच्छा भाई, वेरी गुड। क्यों भाई? क्योंकि न्यूक्लियस पे भी कुछ ना कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी कुछ ना कुछ चार्ज है, ओ हो, और ये कुछ डिस्टेंस, लेट्स से इनके रेडियस है r, तो उससे सेपरेटेड है। और हमने ये चीजें पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कोई भी दो चार्जेज कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही होती है, बिल्कुल। सो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है। हाँ वो डिफरेंट, वो अलग बात है कि वो चार्जेस के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि चार्जेस की वजह से ही पोजेस होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन है तो पोटेंशियल एनर्जी। सो मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत सही जवाब दिया तुमने।
पोटेंशियल एनर्जी भी है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट में के लिखता हूँ, तो वो तो सबने पढ़ा है कि हाफ एम बी स्क्वायर होता है सर। मैंने बोला हाँ ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और मैं पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो जो तेज बच्चा होगा ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी कमेंट कर देगा क्या वो होता है सर। मैंने पढ़ा है कि Q1 Q2 और अपॉन R होता है, हमने पढ़ा है। सो मैं तुमसे पूछूंगा कि जरा Q1 Q2 क्या है, तो Q1 जो है अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो वो तो Z होता है, लेकिन Q2 क्या होता है, वो होता है E। लेकिन E तो होता है, लेकिन E क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसलिए आगे लगेगा माइनस E। क्यों? क्योंकि अगर कोई तेज बच्चा होगा अगेन तो वो ये कहेगा कि सर Q1 और Q2 जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, वो विथ साइन रखते हैं। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन को निगेटिव लेके चलना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि माइनस ई होता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चलो पीछे हम रेडियस और वेलोसिटी निकाले और जब पोस्टुलेट पढ़े तो उसमें हमने साइन को कंसीडर नहीं किया, लेकिन तुमने अगर अच्छे से बहुत ढंग से पढ़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में हमेशा हम विथ साइन चार्जेस की वैल्यू को रखते हैं। मतलब अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको नेगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव मान के चलते हैं। अब न्यूक्लियस का चार्ज तो नहीं निगेटिव हो सकता, इसलिए जेड ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन से वो रिवॉल्व कर रहा है, वो तो नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, के तो के वैसे ही है, Q1 को मैंने जेड मान लिया तो जेड, और ये है माइनस ई अपॉन आर। सो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे होगा सर, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल होगा। अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ एम बी स्क्वायर। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो क्या मैं इस एम बी स्क्वायर जो दिया हुआ है, क्या मैं इस एम बी स्क्वायर को इस के जेड स्क्वायर अपन आर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, चार्ज के फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैं बोला बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तुम पूछे कैसे लिख सकते हैं सर, जरा बताओ कैसे लिख सकते हैं, कैसे भाई एम बी स्क्वायर को चार्ज के फॉर्म में लिखें? तो मैं बोला कि बोर का पोस्टुलेट याद करो, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं यार, अरे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एम बी स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू के जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। बोला हाँ सर जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। सो एक आर से इस एक आर को मार दो, सो एम भी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब मैंने बोला कि कुछ मत करो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो, क्या लिखा है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो इस पूरे एम भी स्क्वायर की जगह मैं के जेड स्क्वायर बाई आर नहीं पुट कर सकता हूं? क्या सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैं बोला सोचो, इस चीज को सोचो। तो अगर मैं फाइनल एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का यहां लिखूं चार्ज के फॉर्म में, तो मैं लिख दूंगा हाफ, और एम भी स्क्वायर के जगह मैं इसको अगर बोल देता हूं, मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 को देख लो, ठीक है, इसको मानता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो तो एम बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, के जेड स्क्वायर अपन आर, इट मीन्स हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्या बात है सर, क्या बात है। सो आप डायरेक्टली इस चीज को याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस के जेड स्क्वायर अपन आर होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ के जेड स्क्वायर अपन आर होती है। बोलो कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एकदम सिंपल, एकदम आराम से। डबल टैप, अरे अब इसमें भी नीचे लिखे, बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ हाँ, देखो भैया एमयू के लिए तो झूठ का है तुमसे बोलूं, एमयू में तो बहुत ही कम सवाल आते हैं इससे, बट क्योंकि चैप्टर है, दमदार है। हाँ फिजिक्स में इससे सवाल सवाल मिलेंगे एमयू में, मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट में मिलेंगे, इसलिए इतना ढंग से पढ़ा रहा हूँ, और मेरा काम है ढंग से तुम्हारे सिलेबस को खत्म कराना, जो भी है पढ़ाना, ठीक है। अब मैं सिर्फ वेटेज वाले चैप्टर उठा के तुमको पढ़ाने लगूँ तो फिर तो हो गया ना काम, है ना, इसीलिए ढंग से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले ही चीज को बता चुका हूँ, झूठ तुम लोग से क्यों बोलूँ मैं कि नहीं भाई एमयू में इतने सारे सवाल आते हैं, नहीं आते हैं भाई, इस चैप्टर से बहुत कम सवाल आते हैं, पीवाईक्यू बनाया हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। बाकी तुमको अपने, अगर बाकी तुमको अपने मॉडर्न को तगड़ा करने के लिए पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ो, शुरू से पढ़ते आ रहे हो एकदम पूरा। मैं तुमसे क्या बोला था कि मैं जब तो जे एडवांस इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, पहले मैंने बोला था तुमसे, ठीक है। चलो तो ये एक्सप्रेशन तो हो गया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का। अब अभी भी हमने पीछा नहीं छोड़ा, क्यों भाई, क्योंकि हमको काइनेटिक पोटेंशियल थोड़े चाहिए, हमको तो वो सेल के नंबर वाले के n इक्वल्स टू 1 में कितनी टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या एनर्जी है, n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या, n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या है। अब ये कैसे निकालेंगे, इसमें कोई n का टर्म तो है ही नहीं है। तो हमने काइनेटिक पोटेंशियल अलग अलग निकाल लिया, अब मुझे निकालना है टोटल एनर्जी।
क्या निकालना है? अरे टोटल एनर्जी, तभी तो सेल की एनर्जी डिफाइन होगी इससे। अब ये बताओ, क्या सभी ने ये पढ़ रखा है या ये जानते हो कि टोटल एनर्जी क्या हो सकती है? अरे भाई, अगर कोई बॉडी काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रही है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? अरे कितना सिंपल तो है सर, क्या बात कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सबने पढ़ा है। अरे के प्लस पी दोनों को जोड़ दो भाई, के प्लस पी दोनों को जोड़ दो, जहां के काइनेटिक एनर्जी, पी पोटेंशियल, टोटल एनर्जी निकल जाएगा। सो टोटल एनर्जी को अगर मैं कैपिटल ई लिखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? अरे काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो भाई पोटेंशियल एनर्जी तो होती है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अरे भाई तो टोटल एनर्जी कैपिटल ई क्या हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है। अरे भाई के जेड स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब जब हाफ में से वन को घटाओगे तो हाफ ही तो बचेगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। सो टोटल एनर्जी विल बी हाफ माइनस लग जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ओ हो, ये है बात। हाँ, बिल्कुल यही है बात, यही तो है बात। सो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आया? वो आया माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर? सो इधर मैंने निकलवाई काइनेटिक एनर्जी, इधर मैंने निकलवाई पोटेंशियल एनर्जी, और जब दोनों को जोड़ दिए सो टोटल एनर्जी भी आ गया, वो हो गया -1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब खास बात, क्या खास बात? रिलेशन है, याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट में यूज करते हो सवाल सॉल्व करने के लिए। अब मैं तुमसे कहूं जरा रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जरा बता दो तो। क्या बोला मैंने? कि रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल जरा बता दो तो। सो टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी को मैंने कैपिटल ई बोला, तो कैपिटल ई जो है वो इज इक्वल्स टू, साफ साफ क्या दिख रहा है देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि माइनस ऑफ, अब देखो, के जेड स्क्वायर अपन आर। के जेड स्क्वायर अपन आर क्या है? के जेड स्क्वायर अपन आर क्या है? देखो माइनस ऑफ के जेड स्क्वायर अपन आर क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये, डोंट वरी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का, मैं रिलेशन तुमको समझाऊंगा कैसे मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है? सो टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन, तो 1/2 को बाहर कर दो, माइनस को अंदर कर दो। अब ये पूरा का पूरा क्या है? क्या ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी पीई है? बोलो, क्या ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी पी है? देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। क्या बात है सर, इट मींस टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। क्यों? क्योंकि इस पूरे को पोटेंशियल लिख दूंगा तो पी बाई 2 हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये पूरा क्या है? ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अब जरा काइनेटिक एनर्जी के वो को देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ के जेड स्क्वायर। सो इस एक्सप्रेशन को एक और बार लिखता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि आगे माइनस छोड़ दो और हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब ये देखो इस पूरे वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी। इट मींस क्या मैं इसको माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकता हूँ? तो यही तो तीनों में रिलेशन है भाई। टोटल एनर्जी कैपिटल ई, पोटेंशियल एनर्जी को पीई, और काइनेटिक एनर्जी को माइनस के ई। मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई होगी रिलेशन निकालने में? यही रिलेशन है तीनों का। क्लियर है? अरे यार थक गया मैं। बोलो 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 बोलो। हम्म, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए चलिए, अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी है, उसके एक्सप्रेशन में ना तो कहीं z है ना तो कहीं n है। तो फिर ये जो आप बोले कि ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे कि किस शेल में एनर्जी कितनी होगी, इसमें तो n और z का कोई टर्म नहीं है। तो जब n और z का कोई टर्म नहीं है तो फिर आप कैसे बताएंगे कि किस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है? तो आओ अब मैं तुमको nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालना सिखा देता हूँ, और वो एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, उसी से आप किसी भी सेल नंबर का, चाहे n इक्वल्स टू 1 2 3 4 टिल इन्फिनाइट, आप एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो आइए अब लिखिए एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
चलिए भाई, टोटल एनर्जी कितना आया था? तो टोटल एनर्जी कैपिटल ई था, वो था हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, क्या रेडियस का एक्सप्रेशन हम पहले निकाल चुके थे? हाँ बिल्कुल निकाले थे। क्या था भाई? वो था, याद करो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। याद है? हाँ सर, हाँ सर, याद है, याद है, याद है, याद है भाई, सबको याद है। अब इसी को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप से इस आर को उठा के जहां आर है वहां पुट कर दो, यानी पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो टोटल एनर्जी यानी कैपिटल ई की वैल्यू कितनी मिलेगी? सो दिस विल बी माइनस हाफ, ऊपर है के जेड स्क्वायर अपॉन, नीचे जो आर है उस आर के मैं क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये पूरा वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई। सो टोटल एनर्जी विल बी माइनस हाफ ऑफ, कितना हो जाएगा, के स्क्वायर, के स्क्वायर, जेड से जेड स्क्वायर, ये ई की पावर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्क्वायर, एम तो है ही, साथ में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं तुमसे क्या बोला था कि क्या क्या वेरिएबल हो सकता है? हमेशा जेड और एन दिखे तो वो वेरिएबल है, उनको अलग निकाल दो। तब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन जो आया, ये था आपका nth ऑर्बिट का एक्सप्रेशन। लेकिन मैं हमेशा तुमको यही बताते आया हूं अभी तक कि इस बड़े से एक्सप्रेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। तो एनर्जी को निकालने का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे निकलेगा भाई? जेड स्क्वायर देखो, यहाँ वेरिएबल है, एन स्क्वायर वेरिएबल है, तो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को निकालो बाहर। सो एनर्जी विल बी एन स्क्वायर बाहर निकाल दो, ऊपर जेड स्क्वायर है ना, तो पहले जेड स्क्वायर बाहर निकालेंगे ना, नीचे एन स्क्वायर है। सो जेड स्क्वायर बाहर निकाल दो, एन स्क्वायर बाहर निकाल दो, और कांस्टेंट क्या क्या बच गया? कांस्टेंट बच गया 1/2, ठीक है, माइनस आगे रखो, 1/2 बच गया। ऊपर क्या बच गया? के स्क्वायर बच गया, ई की पावर 4 बच गया, 4 पाई स्क्वायर बच गया। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम लिख लो, इसको एम लिख लो, ठीक है। नीचे क्या बच गया? एच स्क्वायर बच गया। अब जब इस सब की वैल्यू को पुट करोगे, सो यू विल गेट माइनस इसकी पूरी की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे, सो ये आती है 13.6। ओहो हो, सो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आगे माइनस लगाए 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो ये होता है फाइनल एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्बिट का रिलेशन एक्सप्रेशन, जिसमें हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, यानी जो एनर्जी होगी उसकी यूनिट क्या होगी यहाँ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फाइनली हमारे पास जो एनर्जी है nth ऑर्बिट की, वो कितनी आई? जो हमको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग पर्पजेस के लिए, वो याद रखना है -13.6। बोलो बोलो, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो है कैपिटल ई, वो कितनी आई? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बात है, कितने मजे से यार, मतलब कितने मजे से इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन को हमने कितने मजे से सॉल्व किया। ठीक है, मजा आ गया होगा अब तो। ठीक है, समझ गया। समझ गए? जल्दी से बताओ, अगर समझ गए और मजा आया तो बोलो हाँ सर मजा आया, बिल्कुल समझ गए, क्लियर। हाँ, अब आप पुट करिए भाई, n इक्वल्स टू 1 2 3 4, जो पुट करना है जिस एलिमेंट के लिए, z की वैल्यू को फिक्स कर दीजिए किसी एक एलिमेंट के लिए। अब 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिट जितना निकालिए, निकालते रहिए एनर्जी की वैल्यू। अब आ जाएगा एनर्जी की वैल्यू इससे, देखो nth ऑर्बिट का। बताओ क्लियर है? चलिए, बहुत मजा आया, ठीक है। सो क्योंकि आपका टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, ठीक है, सो मैं एंड करूंगा आज सेशन को, यही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।